फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सबको गुड इवनिंग। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सेफ़ होंगे और इस कोरोना पीरियड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और जो भी प्रिकॉशंस हैं या जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कोरोना से बचने के लिए वो सब फॉलो कर रहे होंगे और सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आप लगवा लो। ठीक है, अब तो 18 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिए होंगे या रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। अगर नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी करा लीजिए, बिकॉज इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, राष्ट्र को कोरोना मुक्त बनाने में आप भी अपनी तरफ से योगदान दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं काफ़ी कुछ आपको बताऊंगा जो कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन शायद लोगों को नहीं पता चल पाता है, बट जब आप अपनी प्रिपरेशन ख़त्म करते हो और जब प्रिपरेशन आप प्रिपरेशन की जर्नी ख़त्म हो जाती है, या तो आप सफल हो जाते हो या तो असफल हो जाते हो। अगर आप सफल हो जाते हो या असफल हो जाते हो, पर आपको दोनों के एक्सपीरियंसेस ज़रूर मिलते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि क्या मुझे इस जर्नी में करना था और क्या नहीं करना था, कौन सी चीज़ें मेरे लिए बेनिफिशियल थी, कौन सी चीज़ें मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। अगर मैं ऐसे करता तो जल्दी सेलेक्ट हो जाता। ठीक है, बिफोर दैट अभी मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूं जो पहली बार क्लास में आए हैं। ठीक है, देखिए अनअकैडमी कॉम्बॉट, इसके बारे में आप सुने होंगे। ये हर संडे ये टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट है। आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि टेस्ट कोई भी हो उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं शिव। ठीक है, ये कोड यूज़ करके आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं शिव, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको जो बातें थी मैंने बता दी। अब बात करते हैं। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम जीरो टू हीरो। ठीक है, ये थोड़ा सा फिल्मी जरूर है बट थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग आ जाओ। ये थोड़ा सा फिल्मी जरूर है, मैं मानता हूँ, जीरो टू हीरो, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा कैची है, बट प्रैक्टिकल चीज़ क्या है ना, उस बात को समझना और इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ मैं जो भी कुछ शेयर करने वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं प्रिपरेशन नहीं किया हूँ, मैंने गेट टीएससी की प्रिपरेशन नहीं की, मैंने भी प्रिपरेशन की है। तो मैं एज ए एस्पिरेंट अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के दौरान। देखो, मैं आपको एक फैक्ट बोलता हूँ, अगर आप प्रिपरेशन में कर रहे हो, वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन कई तरह की होती है। एक होती है चल रही है और चलते चलते छोड़ दिया, कुछ और करने लगे। पर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके लिए प्रिपरेशन और गवर्नमेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए सिलेक्शन ही एकमात्र सहारा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी कोई बोले ना कि इस सब्जेक्ट में ट्रिक से पढ़ा सकता हूँ, ये सब्जेक्ट में ये ट्रिक है, कि आप ट्रिक के थ्रू कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लोगे तो ये समझ लेना वो सबसे बड़ा धोखा है। ठीक है, आप ट्रिक से सेमेस्टर पास कर सकते हो, आप ट्रिक से एक टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हो, पर आप ट्रिक के सहारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाके कोई क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराओ, ऐसा इम्पॉसिबल है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन तुक्का लग जाए, बट अगर आप चाहोगे कि ट्रिक के सहारे आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये पॉइंट नोट कर लो कि आज के बाद से कभी भी कोई ट्रिक बार बार ट्रिक बोल रहा होगा ना, ट्रिक के थ्रू पढ़ाऊंगा, ट्रिक के थ्रू पढ़ाऊंगा, तो ये समझ लेना यहाँ बहुत बड़ा धोखा है। ठीक, धोखा क्या है, बहुत ध्यान से सुन लो। ट्रिक बनती कैसे है, ट्रिक कैसे बनती है। एक बार क्वेश्चन आ गया, मान लो 2017 का कोई क्वेश्चन आया, उस बंदे ने देखा, उसने देखा यहाँ एक ट्रिक बन गई, ये इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर 2018 में जो क्वेश्चन आएगा उसको नहीं पता ये क्या आएगा, उसकी ये ट्रिक यहाँ लगेगी कि नहीं लगेगी ये उसको खुद नहीं पता, तो आपको क्या पता होगा। ठीक, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि आप ट्रिक को हमेशा अवॉइड करना कभी भी अपने लाइफ में। इस प्रिपरेशन के दौरान आप किसी से भी पढ़ो, कोई बहुत अच्छे एजुकेटर हैं यहाँ पे, पर ट्रिक को कभी भी ट्रिक के थ्रू कोई भी सब्जेक्ट तैयार मत करो। ठीक, सेकेंड थिंग, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं जल्दी जल्दी, फॉर एग्जांपल मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं प्रिपरेशन की चीज़ों से बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जैसे किसी ने बोला कि सर मेरे पास 12 सब्जेक्ट हैं पढ़ने को टेक्निकल में, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ 12 के 12 रट डालता हूँ। ठीक, 4 महीने में 4 मंथ में मैं 12 के 12 सब्जेक्ट खत्म कर लूंगा और मैं पूरे के पूरे टॉपिक्स पढ़ के जाऊंगा। यकीन मानो आप एग्जाम में 2 सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, इट्स 100% श्योर। ठीक, 2 या 3 सब्जेक्ट के भी पूरे क्वेश्चन आप नहीं सही कर पाओगे। आपको
हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में 2 पर क्वेश्चन आएगा तो 5 क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन आप लगा पाओगे तो 5 क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो और प्रिपरेशन करते हो तो मैं प्रिपरेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके सिलेबस में 12 सब्जेक्ट हैं, बहुत ध्यान से सुनो, तो आप ट्राई करो कि 12 तो 12 पढ़ के जाओ, फुल ट्राई करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है कि आप ये एटलीस्ट 12 सब्जेक्ट पूरा का पूरा कवर करो। पर अगर आप 12 सब्जेक्ट नहीं कवर कर पाते हो बच्चों, तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि यू विल ट्राई टू ओनली स्टडी दीज 10 सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जो 10 सब्जेक्ट जिनका वेटेज ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, उन 10 सब्जेक्ट को ही मैं पढ़ के जाऊंगा। पर यकीन मानो ये 10 सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, क ख ग घ से लेके फ्रॉम 0 टू हीरो। अब समझना 0 टू हीरो का मतलब, आपको अगर किसी ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया है, बहुत ध्यान से सुनना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछे, न्यूमेरिकल पूछे, वन लाइनर पूछे, या डीप क्वेश्चन पूछे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, आप उस क्वेश्चन को कर पाओ। अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट तैयार है तभी जाके सिलेक्शन होगा फाइनल, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात मेरी बात आज नोट कर लो, ठीक। तो आप कोशिश करो, ठीक है, हम 2 सब्जेक्ट छोड़ देंगे यार, 2 सब्जेक्ट छोड़ देंगे, 10 सब्जेक्ट ही पढ़ के जाएंगे। मान लो 10 सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, 100 नंबर का कोई पेपर आया, ठीक है, आपने 2 सब्जेक्ट छोड़ दिया, आपने बोला कि सर मैंने 85 मार्क्स का पढ़ के गया हूं मैं, और 85 मार्क्स मैंने इतना धांसू पढ़ा है कि मैंने 80 मार्क्स स्कोर कर लिए। आप बताओ, गुड इवनिंग, अगर आपने किसी एग्जाम में 80 मार्क्स स्कोर कर लिए टेक्निकल में, क्या ये मार्क्स कम है? आप बताओ ना, जाके पता करो। 80 मार्क्स किसी के नहीं आते भाई, 80 मार्क्स किसी के नहीं आते। सो द फैक्ट इज दैट कि आप लोग इस समय ना, एक तो इतने चैनल हैं, इतनी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ इतने आपको सोर्सेज मिल गए हैं कि मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज है कि कहाँ से पढ़ूं, कितना पढ़ूं। अच्छा, वहाँ वाले सर हैं, वहाँ पे थर्मो जो है वो सर वहाँ पे थर्मो 30 घंटे में ही खत्म हो जाएगी, यहाँ 80 घंटे लगेंगे, यहाँ 90 घंटे लगेंगे। अबे तो एक बात समझो ना कि ये आप जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, ठीक। ये कंफ्यूजन आप खुद के लिए कर रहे हो। आप एक बात बताओ, आप किसी सब्जेक्ट को 80 घंटे दे रहे हो और किसी सब्जेक्ट को 30 घंटे दे रहे हो, तो इसमें फर्क नहीं होगा। आप बोलो आप 80 आवर में थर्मो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है थर्मो इज द मेजर सब्जेक्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपको अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको पता है आरएसी कवर होगा, एचएमटी में काम आएगा, पावर प्लांट में काम आएगा, आईसी इंजन में काम आएगा, सबका बेस ये है। आप बताओ, अगर आपसे कोई कहे निबंध लिख दो, ध्यान से सुनना, निबंध लिख दो, और आपको क ख ग घ ना पता हो, आ ई ना पता हो, मात्रा ना पता हो, आप निबंध लिख दोगे क्या? आप निबंध लिख दोगे? आप कहते हो ना कि सर एक पन्ने का निबंध लिखा, उसके में 50 मात्रा गलत है, और मैंने लिखा तो मेरे निबंध में एक भी मात्रा गलत नहीं है, पूरा का पूरा आप निबंध उठा लो, पूरा का पूरा निबंध एकदम सही है ग्रामेटिकली, ठीक। ग्रामेटिकली मेरा निबंध सही है। क्यों? देखो फर्क क्या है, उसको भी हिंदी आती है, आपको भी हिंदी आती है, पर उसका जो फाउंडेशन है क ख ग घ बेसिक, वो स्ट्रांग है। तो इट इज ए बेसिक सब्जेक्ट यार। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इट इज ए बेसिक सब्जेक्ट। अगर आप इस पे फोकस नहीं कर रहे हो, अगर आप इसको नहीं स्ट्रांग कर रहे हो, तो आप बाकी सब्जेक्ट में ऑलरेडी वीक हो गए। मान लो यहां आप वीक हुए तो ऑलरेडी वीक हो गए, ये बात मान लो, ठीक। अभी कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेई। अब ये एसएससी जेई की क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सिविल के हो या मैकेनिकल के। एसएससी जेई में बताओ कितनी वैकेंसी आती है? बहुत ज्यादा तो वैकेंसी आती नहीं। तो अगर आप प्रिपरेशन में आए हो, तो सिर्फ एसएससी जेई के सहारे आए हो, तो यकीन मान लो बड़ा समय लगेगा। आप मान लो 3-4 साल लग जाएगा, ठीक, क्योंकि यहां लक फैक्टर भी चाहिए थोड़ा सा, ठीक। तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं सर एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूं। आपके दिमाग में होनी चाहिए मैं टेक्निकल प्रिपरेशन कर रहा हूं, सर टेक्निकल प्रिपरेशन कर रहा हूं। मेरी प्रिपरेशन ऐसी है कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई, हरियाणा जेई, मेरी प्रिपरेशन ऐसी है, अगर कोई भी एग्जाम बीच में हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जाम हो जाए, गेट हो जाए, मैं गेट का एग्जाम दे दूं। अब तो पीएसयू सारे अलग हो गए हैं, मान लो एचपीसीएल हो जाए, मान लो एचएएल हो जाए, मान लो ओएनजीसी का एग्जाम अलग से हो जाए। कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, इसरो हो, बार्क हो, आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो क्या वो टेक्निकल ही तो पूछते हैं? ऐसा तो नहीं है वो फ्रेंच आपसे पूछने लगेंगे, ऐसा तो नहीं वो आपसे पेपर में कह देंगे भैया
ये ले लो और इसमें जर्मन लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व कर दो, वो भी पूछेंगे टेक्निकल। सो आप आज के युग में इस कॉम्पिटिटिव माहौल में अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना बच्चों, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक बात, कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो टेक्निकल की। ये बात सुन लो, टेक्निकल की। अब टेक्निकल के बहुत सारे एग्जाम है, आप टेक्निकल का कोई भी एग्जाम दो, आपको पता है कि सोम वही आनी है अगर कायदे से आपने पढ़ी है, फ्लूइड मैकेनिक्स वही आनी है। सोचो अगर आपने एफएम अच्छे से तैयार कर लिया और एचएम और सोम, केवल यही दो टॉपिक, तो आप यकीन मानो आप जितने एग्जाम दोगे इंडिया में मैक्सिमम 30% कवर हो गया। अगर आपने सोम एफएम एचएम कवर कर लिया ना कायदे से, एचएम का मतलब ओसीएफ भी, आपने जितने एग्जाम दोगे 25 to 30% आपने कवर कर लिया यहीं पर। आपको यह पता होना चाहिए बहुत ही क्लियरली कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप प्रिपरेशन के दौरान ये सोच लो, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मान लो जो लोग डिप्लोमा या जेई की तैयारी करते हैं, उनको जरूरी नहीं है कि एचएमटी पढ़ी के चले जाएं या एचएमटी के मास्टर हो जाएं, वो एचएमटी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो पावर प्लांट नहीं छोड़ सकते बच्चों। अगर पावर प्लांट छोड़ दिए तो एसएससी जेई की फील्ड में ऐसे ही बाहर हो गए। विदाउट पावर प्लांट आप एसएससी जेई का एग्जाम निकाल ही नहीं सकते। और भी जेई है पर पावर प्लांट एसएससी जेई में घुमा घुमा के आता है। आपको अपना एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, एक वेटेज पता होना चाहिए कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। ये आपको बहुत कायदे से पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो यहां ऐसा नहीं है कि सर 20 लोग पढ़ा रहे हैं थर्मो तो हम 20 लोगों से पढ़ेंगे, नहीं बे। टीचर सारे अच्छे हैं, सब एक अलग अलग सोर्स है। कोई ऐसा तो नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स किसी ने खुद लिख दी है, कोई अपना सोर्स लेके पढ़ाता है, कोई अपना, कोई ज्यादा पढ़ाता है, कोई कम। तुम अपनी मर्जी से कोई टीचर सेलेक्ट कर लो कि ठीक है सर हम इनको फॉलो करेंगे और हम इन पे भरोसा रख रहे हैं, हम 1 साल तक इनको या 8 महीने। ठीक, आई थिंक हेमलता जी आपके वो जो 2 सब्जेक्ट जिसमें आपके नंबर आए होंगे वो मेरे ही पढ़ाए होंगे। इट्स माई 100% गारंटी। आपके वो 2 सब्जेक्ट में जिसमें मार्क्स आए होंगे वो मुझसे ही पढ़ के गई होंगी, ये तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको। ठीक, आपको मैं ये गारंटी बोल रहा हूं कि अगर आपने ये सोच लिया कि देखो कि मेरा ये एक मेंटर है, ये बंदा मेरा एक मेंटर है, एक टीचर है, मैं इसको फॉलो करूंगा। ठीक है, आप उसको फॉलो करो 5-6 सब्जेक्ट। अनअकैडमी एक तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहां फ्रीडम है, एक बंदा जितने चाहे, ठीक, एक बंदा जितने चाहे उतने सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। अगर वो कैपेबल टीचर है, अच्छा टीचर है, तो वो कितने भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। और उसको पता है, अगर वो ईमानदार टीचर है तो उसको पता है कि कितना बच्चों को पढ़ाना जरूरी है सिलेक्शन के लिए। ठीक, अब ये सिलेक्शन लेना किसी भी टीचर के हाथ में नहीं है, ये आपके ही हाथ में है। और ये आप तभी पाओगे जब आपकी स्ट्रेटजी हो, आपका एक संकल्प हो, एक दृढ़ निश्चय हो भाई कि भैया हम जो है इतना मेहनत करेंगे। हमें नहीं मालूम, अब सोचो कोरोना पीरियड है, इसमें काफी लोग बीमार होंगे, काफी लोग ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन छोड़ देंगे। अरे अभी तो ऑफलाइन बंद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशीष अग्रवाल, अभी मैं बात करूंगा सिलेबस के अलग होने पे। आशीष अग्रवाल आपकी बात मैं रखूंगा। काफी लोग प्रिपरेशन बंद कर दिए होंगे, आराम से रिलैक्स होंगे, अच्छा ऑफलाइन कोचिंग खोलेगी तब हम प्रिपरेशन करेंगे। एक बात बताओ, जो बच्चे, ठीक, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो अभी मेहनत कर रहे हैं, भले एग्जाम 1 साल बाद हो, मान लो कोरोना की वजह से 1 साल बाद एग्जाम हो, पर क्या वो बच्चे 1 साल में आपसे आगे नहीं निकल जाएंगे? 1 साल में आपसे ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं? बोलिए। और लोगों को लगता है ना, बहुत ध्यान से सुनो, कि कोई 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है और कोई 1 साल से, तो 5 साल वाले का सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। कोई बंदा सोचेगा कि सर जो 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो सिलेक्शन बताएं कैसे होता है, ध्यान से सुनो। सिलेक्शन का मैं एकदम लास्ट बता दे रहा हूं किन मंथ में सिलेक्शन होता है। अगर आपके पास 1 ईयर का फॉर्मेट है, बहुत ध्यान से सुन लो, 1 ईयर का फॉर्मेट है कि मैं 1 साल बाद कोई एग्जाम दूंगा, तो आप केवल 8 मंथ तक आपका सिलेक्शन कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक, ऐसा है कि 8 मंथ तक कोचिंग चलती है, बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है, अलग अलग फैकल्टी को फॉलो करता है, ठीक है, अपना सबका प्रिपरेशन लगभग 1 लेवल का होता है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए आपने 6 आवर डेली पढ़ा है तो कोई 5 आवर अपने खुद से पढ़ा है, तो यहां तक आते आते आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के नोट आ जाते हैं। ठीक, आपको यह पता हो जाता है कि मुझे कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक, जैसे मान लो 8 मंथ में आपने 12 सब्जेक्ट पढ़ा और आपको पता है आपको 10 ही में कॉन्फिडेंस है, ठीक,
तो आप 10 सब्जेक्ट आपको पता चल गया। इस बंदे को पता है कि मेरे 11 सब्जेक्ट या 12 के 12 सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, ठीक। अब क्या होता है, इसके बाद का जो 4 मंथ होता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुन लो, बाद का जो 4 मंथ होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। लास्ट का जो मंथ होता है जिसमें आप रिवीजन करते हो और जिसमें आप अपने साल भर की पढ़ी हुई चीजों को, जो आप साल भर में कैप्चर किए होते हो, उसको जो पॉलिश कराते हो, यही रैंक प्रोड्यूस करता है। ये बात सुन लो, ये वो फेज है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट सीरीज है, याद रख लो। टेस्ट जो निरंतर देना पड़ेगा, ठीक, आपको निरंतर टेस्ट देना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए। और आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करनी होगी कि डेली आपका रिवीजन होना चाहिए। देखो, मैं अपने साथ जो हुआ है वो मैं बता दे रहा हूं, ये आप लोग के भी साथ होता होगा, देख लो। मुझे लगता था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एफएम एक सब्जेक्ट है मेरे दिल के बहुत करीब है, फ्लूइड मैकेनिक्स, और मैंने ठीक ठाक पढ़ाई भी है। प्लस पे आप जाके देख लीजिएगा, हाइड्रोलिक मशीन भी ठीक ठाक पढ़ाई है। जो लोग पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा, एचएम और एफएम, ठीक है। जब मैं एफएम की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में जब ईयर स्टार्ट हुई, ध्यान से सुनना, तो मैंने एफएम इतनी पढ़ ली, मुझे लगता था एफएम का मुझे कोई क्वेश्चन आ जाए, मुझे सब आता है, मैं सारी एफएम कर दूंगा, ठीक। नाउ अब मैंने 2 महीने स्टार्टिंग के खूब मेहनत कर दिया एफएम में, उसके बाद मैं एफएम को छोड़ दिया। मैंने आखिरी के 6 मंथ या मुझे लगता है 5 मंथ अदर सब्जेक्ट खूब पढ़े, ठीक। लेकिन मैंने सबसे ज्यादा मेहनत किया था एफएम पे। लेकिन जब एट द एंड, जब मेरा एग्जाम पास आया 8 महीने के बाद, जब मैंने देखा तो मुझे लगा मैं तो सारा कुछ भूल गया, मैं तो सारा कुछ भूल गया भाई। मैं जितना पढ़ा था, ध्यान से सुनो, मुझे यह फील हुआ मैं जितना एफएम में पढ़ा था वो सब मुझे भूल गया। अब तो मेरी नॉलेज या उतनी रही नहीं, ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं। उसका रीजन बच्चों सिर्फ और ये सिर्फ था कि ये 5 महीने मैंने कभी रिवीजन नहीं किया। ध्यान से सुनो, 5 महीने मैंने कभी रिवीजन नहीं किया। मुझे यही नहीं पता था कि इस 5 मंथ में मुझे ये रिवीजन बार बार करना होगा, चाहे मैं 2 मंथ इसको कितनी बार भी पढ़ा हूं। अगर मैं 5 मंथ पढ़ना छोड़ दूंगा किसी टॉपिक को, तो गारंटेड है कि वो 5 से 6 मंथ के बाद ये चीज मेरे लिए फिर से नहीं हो जाएगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो। आप आज ही आप नोट कर लो, एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल कर लो। आप एक सब्जेक्ट खूब पढ़ लो और उसको 3-4 महीना छोड़ दो, देखो मत, आप 4 महीने बाद जाओगे, आपको हर एक चीज नहीं लगेगी। भले आपका रिवीजन जल्दी हो जाए, लेकिन आप जब पहली बार पढ़ोगे 4 महीने बाद, तो आपका टाइम टेकिंग होगा, हर एक चीज नहीं लगेगी। दैट्स माय वर्ड, आप ये मार्क कर लो। तो आपके लिए जो लोग प्रिपरेशन रियली कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपके पास रिवीजन प्लान जरूर होना चाहिए, ठीक। और ये सुन लो, ये जो रिवीजन प्लान है ना, वो डेली बेसिस पे होना चाहिए, डेली बेसिस पे। बहुत ध्यान से सुन लो, आप ये जान लो, ठीक ठीक। मटेरियल साइंस कराएंगे भाई, वीक नहीं रह जाएगा, माय प्रॉमिस मैड मॉन्क, ठीक। रिवीजन प्लान आपके पास डेली बेसिस पे होना चाहिए। सुन लो, अगर आप कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कोई भी नोट्स फॉलो करो, मेरी बात ये याद रखना, अगर आपने रिवीजन प्लान नहीं बनाया तो सिलेक्शन होगा नहीं। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने प्रिपेयर किया, सब्जेक्ट एंड हुआ, समझ लो, ठीक। तो आप ये बात नोट कर लो कि हर 10 दिन के डिफरेंस पे, हर 10वें दिन इस सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए, ठीक। 11वां दिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया, अगर 11वां दिन आया और आपने सब्जेक्ट का रिवीजन 10 दिन के इंटरवल में नहीं किया, तो आप यकीन मानो आपका सिलेक्शन धीरे धीरे आपसे दूर हो रहा है। दैट्स मीन, ठीक, दैट्स मीन आपका 1 मंथ में कम से कम एक सब्जेक्ट जो खत्म है वो 3 बार रिवाइज होना चाहिए, ठीक। कम से कम जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करो तो आपका 1 मंथ में एक सब्जेक्ट 3 बार रिवाइज होना चाहिए। चलो 3 नहीं तो 2 बार तो होना ही चाहिए मिनिमम। दैट्स मीन कि जब तक एग्जाम होगा, मान लो आप 6 महीने बाद एग्जाम दोगे, तो एक सब्जेक्ट जो आपने अच्छे से पढ़ा है, आप देख लो 12 बार रिवाइज कर लोगे, 12 बार, 12 टाइम्स यू विल रिवाइज दैट सब्जेक्ट। आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को 12 बार रिवाइज करके जाओ, तो एक एक फार्मूला आपकी नजरों के सामने होगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। लेकिन इसमें भी आपके पास एक ट्रिक और स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिवीजन की। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मान लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स नामक सब्जेक्ट पढ़ा, मैं एफएम का एग्जांपल ले रहा हूं, सिविल मैकेनिकल दोनों में कॉमन है। एफएम का आपने सब्जेक्ट पढ़ा, आपने 400 पेज की कॉपी भर डाली,
400 पेज में पूरा एफएम का नोट्स है और धांसू नोट्स है आपके पास। जब आप इसको पहली बार रिवाइज करोगे तो पूरा 400 पेज पढ़ो, ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। और इस 400 पेज से आप एक समरी बनाते जाओ फार्मूला और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक। अगर किसी को समरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाने नहीं आता है तो मुझसे वो किसी एक सब्जेक्ट का नोट्स ले लेगा। समरी और कैसे हम किसी सब्जेक्ट को समराइज करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, ध्यान से सुनो। जब एफएम को पहली बार रिवाइज करोगे तो 400 पेज, जब दोबारा रिवाइज करोगे, ध्यान से देखो, तो आपको समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक नोट्स बनाना होगा, ठीक। अब आपको पता है ये 400 पेज को आपने कन्वर्ट कर लिया मान लीजिए 80 पेज में ओनली, ठीक। तो जब आप पहली बार रिवाइज करोगे बच्चों, तो आपको पता है जब फर्स्ट टाइम आप रिवाइज करोगे तो आपको लगा होगा मान लीजिए इसको रिवाइज करने में 10 आवर्स, फॉर एग्जांपल 10 घंटे। तो अब आप 80 पेज को जब रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा 2 आवर्स ओनली, बिकॉज आपने देखिए आपने क्या किया है, बार बार रिवीजन करने से, बार बार पढ़ने से आपकी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि आपको ये 400 पेज बार बार खोल के देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपके पास समरी है और इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब वो 80 पेज आपको रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा और आप जल्दी रिवाइज कर लोगे, ठीक। अच्छा, कुछ लोग जब ये समरी और ये शॉर्ट नोट्स, आई एम नाउ फाइन, आई एम नाउ संतोष, आई एम फाइन, जस्ट मुझे कोविड था, ठीक है, नाउ अभी भी खांसी वगैरह है बट नाउ आई एम फाइन, आई विल टॉक इट अबाउट इट लेटर, जस्ट वेट। 80 पेज है, ध्यान से सुनो, 80 पेज है, आपने 2 घंटे में रिवाइज कर लिया। पर लोगों को लगता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, कि भैया ये जो एफएम होता है वो 400 पेज और हम खाली थ्योरी पर पढ़ के निकल जाएंगे। पर आप ध्यान नहीं देते, जब भी आपको कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, ध्यान से सुनना, तो किसी भी एक टॉपिक पे वो 1 या 2 क्वेश्चन कराता है, ठीक। और हर सब्जेक्ट में, हर पर्टिकुलर चैप्टर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरे चैप्टर का समरी रखते हैं, पूरे चैप्टर का निचोड़ रखते हैं। वो 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो कहलाते हैं रिवीजन क्वेश्चन। मैं तो कई बार बोलता हूं जब पढ़ाता रहता हूं कि लिख लो इट इज ए रिवीजन क्वेश्चन। तो आप जहां समरी बना रहे हो, थ्योरेटिकल नोट्स बना रहे हो, जहां थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट्स बना रहे हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वहीं आपके पास एक कॉपी होगी जिसमें आप न्यूमेरिकल के सारे डेटा कैलकुलेट वो न्यूमेरिकल के सारे डेटा क्या करोगे, एक जगह कलेक्ट करोगे, ठीक। जैसे मान लो एफएम हुआ, तो पूरे एफएम में आपको पता है 10 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन, यानी पूरे एफएम में 30 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स, बेस्ट न्यूमेरिकल्स आपको एक जगह एक कॉपी में बना लेना है। ऐसे ही सोम में, एफएम में, आरसीसी में, थर्मल में, ऐसे ही सॉइल में, ठीक। जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक, तो एग्जाम देने के 10 दिन पहले आप फिर से क्या पूरी वर्कबुक नहीं लगा सकते, आप फिर से पूरा सोम का एक एक क्वेश्चन नहीं लगा सकते, आप फिर से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने नहीं बैठ सकते। तो आपको क्या करना, बहुत ध्यान से सुनो, आपको क्या करना, वो कॉपी उठानी है और एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। उस जो 30 क्वेश्चंस को आपने लिखा है ना एफएम के, एक बार पढ़ लेना है ऐसे सरसरी निगाह से। अच्छा, ये क्वेश्चन था ऐसे ऐसे सर ने सोल्यूशन कराया, ये क्वेश्चन था ऐसे ऐसे, एक बार आप उसको रिवाइज कर लो, मेरा यकीन मानो, और प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हो प्रीवियस ईयर, उसको एक बार घड़ी के टाइम से लगा के एग्जाम से पहले 2 बार प्रैक्टिस कर लो, 2 बार प्रैक्टिस कर लो। यकीन मानो, इस जो भी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में तुमने इतनी मेहनत कर ली, उसका एक सिंगल क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा, उसका एक सिंगल क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा, दैट्स 100% श्योर। आप ये बात आज नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी पे आज ही लिख लीजिए, मेरे वर्ड को मार्क कर लीजिए। बट ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि सर हम उस सब्जेक्ट को डीप में पढ़ेंगे, उसकी समरी बनाएंगे, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स का डेटा अलग करेंगे, हर चैप्टर से 3-4 न्यूमेरिकल सेलेक्टेड 3 न्यूमेरिकल्स को अलग करेंगे, उनका एक समरी बनाएंगे, उन क्वेश्चंस को एग्जाम से जाने पहले रिवाइज करेंगे। और उनको रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उनको पढ़ लो। सॉल्व कौन से क्वेश्चन करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक। एग्जाम से पहले सॉल्व कौन से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक। इज दिस क्लियर?
दीज आर द सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बच्चों को पता ही नहीं है, मेहनत किए जा रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह, उनको पता नहीं है। और अलग अलग सोर्सेज हैं, इतने यूट्यूब चैनल आ चुके हैं, इतने लोग आ चुके हैं कि उनको यही नहीं पता चल रहा है कि यहां से पढ़ लूं, वहां से पढ़ लूं, थोड़ा यहां से पढ़ लूं, थोड़ा वहां से पढ़ लूं, उनका कंफ्यूजन बना हुआ है। तो देखो भैया, आपको कोई रिसर्च करना नहीं है, आपको कोई ऐसा नहीं कि नॉलेज कहीं जाके दिखानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन के लिए जो बेस्ट होता है वो मैंने आपको बेस्ट बताया है कि यही तरीका है सिलेक्शन का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक, जो लोग भी मैकेनिकल के हैं, मैंने थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स अभी स्टार्ट किया है इस प्लस पे, जितने लोग हैं वो कोर्स करके देख लेना। और थर्मल का कोई भी किताब उठा लेना दुनिया का, हिंदी राइटर, फॉरेन राइटर, गेट, ईएससी, और क्वेश्चंस उसके लगा के देख लेना, एक एक क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक, क्यों? देखो, ऐसा नहीं कि ये मैं कुछ अलग कर रहा हूं, ऐसा बहुत से टीचर करते हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूं कि आपके पास समय नहीं है, आपको सब कुछ मुझे ही पढ़ाना है और सब कुछ एक नोट्स में प्रोवाइड करना है, एक बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कर देना है, ताकि आप उसको पढ़ लो और आप बेस्ट तरीके से उसको कर पाओ। हाँ, बता रहा हूं। आशीष जी कह रहे थे सिलेबस अलग होता है, ध्यान से सुनो। आशीष जी, आपका मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं। देखिए, जितने भी एग्जाम है ना इंडिया में, टेक्निकल एग्जाम की मैं बोल रहा हूं, टेक्निकल एग्जाम की 80%, ध्यान से सुन लो, 80% बच्चों सिलेबस सेम होता है। अभी हर्षल जी, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बताऊंगा। 80% सिलेबस सेम होता है। ठीक, 20% का हर एग्जाम में, ध्यान से सुन लो, हर एग्जाम में डिफरेंस आ जाएगा। आप आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई में 20% का सिलेबस का डिफरेंस आता है। ठीक, और लोग क्या कहते हैं, इसी के नाम पे बैच खोल देते हैं, आरआरबी जेई स्पेशल, एसएससी जेई स्पेशल, राजस्थान जेई स्पेशल। ठीक है भैया, वो क्या सोम अलग पढ़ा देंगे क्या आपको एफएम अलग पढ़ा देंगे? क्या आपको आरसीसी नहीं पढ़ा देंगे? हर एग्जाम में वही है। 20% जो सिलेबस डिफर करता है, उसी के लिए होता है प्रीवियस ईयर पेपर। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि 20% एक्स्ट्रा आपको क्या करना है। अभी आपको फार्मूला जो रखना है वो 80 पेज की समरी वाली कॉपी में रखना है। ठीक, जो मैथ्स वाली कॉपी है, न्यूमेरिकल वाली कॉपी, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल रखना है। ठीक, देखो, एक मैं आपको लाइन बोलूंगा, बड़ी फेमस लाइन है, वो हर आप अपने जीवन से जोड़ लीजिएगा। जो भी प्रिपरेशन करता है ना, उससे एक एक लाइन ये मैच करती है। निदा फासले साहब है, उनकी चंद लाइनें हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, और एक एक स्टूडेंट अपनी लाइफ से जोड़ेगा, एक एक लाइन मिलेगा। देखो, सफर में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो। ठीक, कंपटीशन बहुत है, मार काट बहुत है, एक एक बंदा तैयारी कर रहा है, इतनी कोचिंगें हैं, इतने सोर्स हैं, इतने बच्चे हैं, तो कंपटीशन बहुत है, आपको लड़ना तो पड़ेगा। तो सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। ठीक, सभी है भीड़ में, सब कोई प्रिपरेशन कर रहा है, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ठीक, इधर उधर कई मंजिलें हैं, कई सारे एग्जाम है, केवल एसएससी जेई नहीं है। ठीक, ऐसे आरआरबी जेई भी है, हरियाणा जेई भी है। ठीक, कोई भी एग्जाम तुम निकाल लो, नौकरी तो नौकरी है। तो इधर उधर कई मंजिलें हैं, जो चल सको तो चलो, जो चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। बहुत ध्यान से सुनना, बने बनाए हैं ढांचे, जो ढल सको तो चलो। दैट्स मीन, इस लाइन का भी बहुत गहरा मतलब है। आपके पास बहुत सारी बनी बनाई चीजें प्रिपेयर्ड, एक से एक बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको पका पकाया पढ़ा रहे हैं कि ये आता है, ये आता है, किताबें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उन ढांचों में ढलो तो, आप उनको फॉलो तो करो, आप उनको पढ़ो तो, उनकी लाइंस को आप रेगुलर तो हो क्लास में। इस सब चीजें तब मिलेंगी जब आप रेगुलर होगे। तो बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी अगर यहां पे 25-26 बच्चे आप लाइव हो, कोई बच्चा प्रिपरेशन छोड़ दे और कोई प्रिपरेशन ना छोड़े, तो कोई बच्चा दूसरे बच्चों को इफेक्ट नहीं कर रहा है। हेमलता जी को मतलब नहीं है कि अनूप जी तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो किसी के वास्ते किसी का रास्ता नहीं बदलता है। जिसका गोल केवल सिलेक्शन है ना, उसके लिए यही है। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको
तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां कोई आपके लिए कंपटीशन में जगह नहीं खाली करेगा, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। ठीक, तो जितने भी लोग हैं ना, दिस इज द फैक्ट ऑफ द कंपटीशन। जब आप कंपटीशन में प्रिपरेशन कर रहे हो, जब इतनी खतरनाक जर्नी में आ चुके हो, एक लड़ाई में आ चुके हो, क्योंकि आजकल इंडिया में ना जो भी बच्चा इंजीनियरिंग किया है और उसको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो वो युद्ध के मैदान में आ गया है। और यहाँ इतनी मारामारी है, एक सीट पर समझ लो करीब 10-10 हजार बच्चा है, तो कोई आपको रास्ता नहीं दे रहा है, आपको गिरा कर जाना है। गिरा के मतलब धक्का नहीं देना है, गिरा के मतलब अपनी काबिलियत इतनी बनाओ कि यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हो उन 10,000 बच्चों में, आप बेस्ट होगे तभी वो सीट आपको मिलेगी। सो द फैक्ट इज दैट, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, अगर आपने लाइफ में सिलेक्शन के लिए अगर सोचा है, बहुत ध्यान से सुन लो, तो आपको अपना गोल निर्धारित करना होगा, आपको सोचना होगा, आपको दुनिया से कटना होगा। ज्यादा नहीं यार, 1 साल का टाइम लो, दुनिया से कटो। और ये 1 साल के सुन लो, 1 साल का ये जो टाइम है ना, इसमें आपने कितनी मेहनत की है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप कितने ईमानदार हो। ठीक, ये मैं भी नहीं बता सकता, ये आपके गार्जियन भी नहीं बता सकते, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ये 1 ईयर में जो आपने मेहनत की है, कितनी ईमानदारी से की है, ये सिर्फ और सिर्फ उस एस्पिरेंट को पता होता है जो पढ़ता है। ठीक है, कई बार बंदा सेलेक्ट नहीं होता है और वास्तव में मेहनत किया होता है, लोग कह देते हैं कि अरे भैया पढ़ा नहीं होगा, गए थे तैयारी करने, अरे पढ़ने में कमजोर था, बट मे बी वो बच्चा बहुत मेहनत किया हो और सेलेक्ट ना हो पाया हो। तो किसी भी एस्पिरेंट की जो प्रिपरेशन होती है, जो मेहनत होती है, वो सिर्फ वही जानता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप 1 साल रियली में ईमानदारी से पढ़ सकते हो, एक अच्छे से अच्छे से टीचर को फॉलो करिए, अच्छे टीचरों को, अच्छे मेंटरों को, ठीक है, उनका बेस्ट लीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और कोशिश करिए एग्जाम को निकालने की। क्योंकि भाई टू बी फैक्ट, मैं यहां आके ये नहीं बोलूंगा कि बहुत आसान है कंपटीशन, हर कोई सेलेक्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पे हो सकता है 25 में से जो 25 बच्चे हैं ना, 5 बच्चे ही सेलेक्ट हों, पर मैंने बोला ना 5 वही सेलेक्ट होंगे। सफर में धूप तो है, जो चल सको तो चलो, वही जो सफर में धूप सह सकते हैं, जो लंबा वॉक कर सकते हैं, वही सेलेक्ट होंगे। ठीक है, आई होप आप सबको, जिसको भी कोई डाउट होगा इस क्लास से रिलेटेड, दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास काफी मैसेज आ रहे थे, ठीक है, बच्चों के जो घर में हैं, इस कोविड पीरियड में बोर हो रहे हैं और उनको खुद ही नहीं पता, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ना एग्जाम है ना नौकरी है और एक तो घर पे हैं। सो उनके लिए वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप में से कोई बच्चा कोई डाउट पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है। देखो अनूप कौशदन जी, पहले तो मैं इतना फोकस नहीं करता था, पर अगर जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है ना, नॉन टेक पे फोकस करे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, बिकॉज अभी मार्केट में सारे PSUs एग्जाम अलग से होने वाले हैं। ठीक है, अब गेट के थ्रू PSUs बहुत कम होंगे और जितने भी PSU एग्जाम होंगे ना, सब में नॉन टेक आता है। ठीक, सब में नॉन टेक आता है और नॉन टेक का टेक्निकल के बराबर वेटेज होता है। तो नॉन टेक पे आप फोकस करो और मैं आपको बोल दे रहा हूं, डेली आप नॉन टेक 2 आवर्स पढ़ के देख लो। आप देख लेना, आप अगर 2 आवर्स नॉन टेक डेली पढ़ते हो, 2 घंटे, 30 दिन में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। 30 दिन में, ओनली 30 डेज। ठीक, 2 घंटा भी अगर आपने निकाल दिया नॉन टेक के लिए, दैट्स मोर देन एनफ फॉर ए टेक्निकल स्टूडेंट। ठीक, 2 घंटा बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज होती है ना, दैट इज बहुत रेयर होती है। ठीक है, बहुत रेयर होती है रेगुलरिटी। कुछ स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन होना ही चाहिए, मुझे लगता है मैंने उतने रेगुलर स्टूडेंट देखे नहीं है आप लोगों के बीच में। मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं पिछले 1 साल से 6, 7, 8, 9 महीने से उनको गाइड कर रहा हूं और मैं चाहूंगा, अगर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि वो बच्चे सेलेक्ट हों इसी प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे, मैं उनको गाइड कर रहा हूं, क्योंकि दे आर सो रेगुलर यार, दे आर सो डेडिकेटेड। अगर उनको मैं सही से पढ़ा ले गया तो उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, उनकी तरफ से कोई कमी है नहीं, मतलब जितना मैं समझ रहा हूं, जितना मैं देखता हूं और जितनी उनकी रेगुलरिटी देखता हूं। ठीक, तो यस, सेम फॉर डिप्लोमा, एनी एग्जाम, तपस कुमार, एनी एग्जाम। यार देखो, नॉन टेक कोई बदल थोड़ी जाएगा। अब एक बात बताओ, ठीक है तपस कुमार, जरा सुनना, तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो
तो अगर ज्योग्राफी में जो अगर आपसे तुमसे किसी ने बोला कि भारत में कितने कोस्टल स्टेट्स हैं, तो क्या वो पीएसयूज में अलग हो जाएगा क्या, और एसएससी जेई में अलग हो जाएगा? नहीं ना। अगर तुमसे किसी ने कहा भारत रत्न लास्ट भारत रत्न किसको मिला था, या सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस ईयर में मिला था, तो एसएससी जेई में भी वही आंसर है और तुम्हारा पीएसयूज में भी वही आंसर है। तुमसे किसी ने पूछ लिया कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो हर जगह सेम है। तो नॉन टेक्निकल तो सेक है सर, सेम है। प्रदीप सैलम, अच्छा सेलेक्टेड है आप, लेकिन आप मेरी क्लास तो करते हैं। आई थिंक यू आर माई स्टूडेंट प्रदीप सैलम जी, एंड आई थिंक यू एंजॉय, आप इंजॉय भी करते हैं मेरी, आप काफ़ी क्लासेस करते हैं। क्यों प्रदीप सैलम, आई थिंक आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं। अगर मुझे जहाँ तक याद है मेरी आपसे कन्वर्सेशन भी हुई है और आप जॉब करते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको कुछ बेस्ट मिलता है, तभी आप इतनी टाइम निकाल के क्लासेस कर पाते हो मेरी। टेक्निकल फॉर द डिप्लोमा एंड नॉन टेक्निकल फॉर द डिप्लोमा इज नथिंग लाइक दैट। ठीक, मैं आपको सर बोल रहा हूं, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा अनूप कौशधन जी, आपकी बात बताता हूं, आपको बताता हूं नॉन टेक्निकल का, ठीक है। मैंने क्या बोला, ठीक, एक मिनट। तपस कुमार, टेक्निकल है, टेक्निकल, ठीक, टेक्निकल। आप चाहें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक, सुन लो, डिप्लोमा हो या बीटेक, टेक्निकल सेम है। जरा बताना, अगर डिप्लोमा और बीटेक का टेक्निकल अलग अलग होता प्रदीप तपस कुमार, तो एसएससी जेई में बीटेक को अलाउ क्यों करता? तुम देखो ना, एसएससी जेई में बीटेक और डिप्लोमा दोनों फाइट करते हैं, ठीक। एसएससी जेई में प्रदीप सैलम, यू आप परमानेंट हो जाओगे, यू आर ए गुड स्टूडेंट, ठीक। एसएससी जेई में आपने कभी देखा है, कभी बीटेक और डिप्लोमा दोनों फाइट करता है। एसएससी जेई को मतलब है, कोई वेटेज देता है क्या कि तुम डिप्लोमा हो तो तुमको थोड़ा कम नंबर लाओगे तो भी सेलेक्ट कर लेंगे, या तुम बीटेक हो तो तुम थोड़ा ज्यादा तेज हो तो तुमको ज्यादा एडवांटेज दे देंगे? नहीं ना, उसके लिए तो दोनों हो, दोनों एलिजिबल हो, आओ कटो मरो, जो मेरिट में ऊपर होगा उसको हम ले लेंगे। दैट्स मीन कि आयोग को पता है, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि भैया टेक्निकल तो सब सेम ही पढ़ते हैं ना, सबके लिए टेक्निकल सेम है। कोई थोड़ा सा ज्यादा पढ़ता है, कोई कम, उसको ये चाहिए कि इसकी नॉलेज किसको है, चाहे वो बीटेक हो या डिप्लोमा, जिसको ज्यादा है इसकी नॉलेज भैया वो सेलेक्ट हो गया, और जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं सेलेक्ट होगा। एक सिंपल सा फैक्ट है, इतनी सी बात है। जो लोग समझ जाते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, जो नहीं समझ पाते, मेरी बात समझ लो, वो केवल इसी में रह जाते हैं कि डिप्लोमा और बीटेक, डिप्लोमा वाला क्या पढ़े, बीटेक वाला क्या पढ़े। अबे ऐसा कुछ है ही नहीं, सिंपल टेक्निकल है, दोनों के लिए सेम है। अब तुम सोचो, कक्षा 12वीं का नॉलेज लेके कक्षा 8 का सवाल करने अगर जाओगे तो इजी लगेगा ना, कक्षा 6 का नॉलेज लेके कक्षा 8 का पेपर उठा लोगे तो टफ लगेगा। तो चाहे डिप्लोमा से हो तो अपना नॉलेज बढ़ाओ बीटेक के बराबर, अपना नॉलेज बीटेक के बराबर रख लो। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक। देखिए, आने वाले सब्जेक्ट हैं थर्मो, आरएसी, आईसी, पावर प्लांट, फिर एचएमटी, पावर प्लांट, एचएमटी, ये पूरा थर्मल कराऊंगा पहले, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। देन आफ्टर सोम, ठीक। और यूट्यूब पे मैकेनिक्स चल रहा है, ठीक है, मैकेनिक्स यूट्यूब पे खत्म होगी, इसी महीने खत्म हो जाएगी, मैकेनिक्स यूट्यूब पे ऑलरेडी कवर होगा, ठीक है। दीज आर द सब्जेक्ट जो मैं प्लस पे डिस्कस करने वाला हूं अनअकैडमी पे, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी, एचएमटी, पावर प्लांट। एचएमटी लास्ट में करूंगा, लेकिन ये पहले करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी, पावर प्लांट एंड देन सोम, ठीक है। ये इतना करूंगा। और एग्जाम से पहले, अगर एग्जाम से पहले मैं एक बार एक सब्जेक्ट और लेके आऊंगा, दैट इज वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशंस। टोम का एक टॉपिक है वाइब्रेशन, वो एक बार और कराऊंगा एग्जाम से पहले, पूरी कोशिश होगी कहीं भी कराऊं, पर ये जरूर टॉपिक कराऊंगा, वाइब्रेशंस में कुछ पढ़ाना है। फिलहाल मैकेनिक्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे मैकेनिक्स पढ़ते रहिए। मैकेनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो ट्रस, ठीक है, ट्रसेस। कल से नहीं तो परसों से ट्रसेस स्टार्ट हो जाएगा, 3 लेक्चर में ट्रस खत्म कर दूंगा। दुनिया में कोई सवाल उठा लेना ट्रस का, चाहे तुम सिविल को हो या मैकेनिकल के, हर एक क्वेश्चन कर लोगे, दैट्स माय प्रॉमिस। देखो यूट्यूब पे प्रॉमिस कर रहा हूं, ट्रस के आप पूरे लेक्चर कर लीजिएगा, 3 लेक्चर लगेंगे ट्रस में, पूरा ट्रस पढ़ाऊंगा, ठीक है।
इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, यस, मशीन डिजाइन, यस 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 यस। ध्यान से सुन लो अल्केश जी, मैं जब कुछ बोलता हूं सोम का मतलब मेरे सोम प्लस एमडी हुआ, ठीक। ड्यूटी रहती है 6 से 9, ओके, 9 से 6, ठीक है। एक काम करो राहुल, तुम एक काम किया करो, ठीक, तुम ना रिकॉर्डेड सेशन देखा करो राहुल। एंड जो रिकॉर्डेड सेशन में तुम्हें डाउट आया करे ना, उसमें खुद मत उलझा करो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, रात में कितने भी, ठीक है राहुल। यू कैन मैसेज मी पर्सनली एनी टाइम, ठीक। आप मुझे ऐप पर कहीं भी पर्सनली कभी भी मैसेज करिए, डाउट्स में खुद मत जूझिए। आप लेक्चर्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए, जो डाउट हो वो मुझसे पर्सनली आप कभी भी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। आपका टाइम बच जाएगा, ठीक। जैसे मान लो लोगों के पास 10 घंटा पढ़ने के लिए ना, तो आप समझ लो आपके पास 5 घंटा है, ठीक। तो आप उस 5 घंटे के अंदर टाइम बचाओ, ठीक है, टाइम बचाओ मिनिमम। मतलब आपको पता है कि आपको 5 घंटे में 10 घंटे की चीज करनी है, तो कैसे होगा? आपकी इफिशियंसी बढ़ानी होगी। और इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी? इफिशियंसी ऐसे होगी कि आपको शुरू में तो दिक्कत होगा चीजें जल्दी जल्दी लेने में, डाउट्स मुझसे क्लियर करा लेने में, पर धीरे धीरे जब आप करोगे, जब 1-2 बार, 2, 3, 4, 5 बार या 2-3 महीना हो जाएगा, तो अपने आप उसकी आदत हो जाएगी, आपकी इफिशियंसी अपने आप बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ है ये, बट जैसे जैसे आप इस चीज को रेगुलर बेसिस पे करोगे, योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। एनी अदर डाउट? हाँ, सब लोग पूछ सकते हैं। दिस इज द ओपन। अभी तक जो मुझे बता रहा था मैं बता रहा था। अब एनी वन आस्क मी एनी टाइप ऑफ डाउट, ठीक है, पर्सनल, नॉन पर्सनल, एजुकेशनल, आप कोई भी चीज कन्वर्सेशन मुझसे कर सकते हैं, कोई भी चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं पढ़ाऊंगा। अब कोई मुझे कहेगा सर एफएम मैं पढ़ाऊंगा, तो एफएम जो पढ़ाएगा वही एचएम पढ़ाएगा। एफएम प्लस एचएम हुआ, सोम प्लस एमडी हुआ, दैट्स फिक्स कि सोम जो पढ़ा रहा है वो सोम का प्लस एमडी पढ़ाएगा आपको। तो सोम जब पढ़ाऊंगा तो एमडी उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, सोम प्लस एमडी होगा। ओके, एनी डाउट? अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहा है, यू कैन आस्क, अदरवाइज ठीक है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, यही कहते हुए मिलते हैं, ठीक है। अच्छा अनूप कौशदंदी, देखो नॉन टेक में देखो, मैं तो नहीं जानता बहुत क्लियरली, पर एक काम करो अनूप, नॉन टेक के लिए तुम हमारे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जाओ, ठीक, और सेलेक्ट कर लो 2-3 टीचर, ठीक, 2-3 टीचर, ठीक। अब तुमको मैथ्स तो पढ़नी नहीं है, ठीक, एप्टीट्यूड मैथ्स नहीं पढ़नी है, तुम्हें पता है रीजनिंग पे तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। तो रीजनिंग का कोई बड़ा फैकल्टी ले लो, अच्छा, जो तुम्हें लगता है बेस्ट हो, ठीक। उस नॉन टेक्निकल फैकल्टी को, रीजनिंग वाली फैकल्टी को फॉलो कर लो, ठीक। फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि उसकी लाइव क्लास में जाओ। एक काम करो, तुमको जब टाइम मिले तब रीजनिंग उससे पढ़ लो, जब टाइम मिले, ठीक, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा फोकस टेक्निकल है, ठीक। सिमिलरली ऐसे ही तुम अपने साइंस के सब्जेक्ट को देख लो, ऐसे ही तुम जीएस के सब्जेक्ट को देख लो। अरे बीटेक उटेक कोई ऐसा एक टॉपिक नहीं होगा जो कवर नहीं होगा अभी जी, सब कुछ कवर हो जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, छोड़ता मैं कुछ नहीं हूं। देखो नॉन टेक्निकल का बड़ा इशू है, मैं बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। नॉन टेक में ना, बहुत ध्यान से सुनो, नॉन टेक में सबसे पहले तुम लोग पकड़ो, हाँ मैथ्स आरआरबी जेई में आता है, तो आरआरबी जेई के लिए देखो, आरआरबी जेई की वैकेंसी, अब देखो ये तो नहीं पता ना, ध्यान से सुनो, आरआरबी जेई की वैकेंसी 2021 में है, आएगी कि 2027 में आएगी कि 2023 में आएगी। तो भैया अभी आरआरबी जेई पे फोकस नहीं कर सकते बच्चों, अभी तुम फोकस करो केवल और केवल अपने मेन टेक्निकल सेक्शन पे और नॉन टेक्निकल सेक्शन पे, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। जब वैकेंसी आएगी ना आशीष अग्रवाल, तो टेक्निकल तुम्हारा रेडी रहेगा, टेक्निकल तुम यहां पर प्रिपेयर किए रहोगे। जब वैकेंसी आएगी देन यू कैन गो फॉर द नॉन टेक्निकल पोर्शन। जब वैकेंसी आ जाएगी, 2-3 महीना रह जाएगा, तो नॉन टेक्निकल के लिए चले जाना, इतना टफ नहीं होता है नॉन टेक्निकल। 2 महीने, लास्ट के 2 महीने 3 महीने में पूरा प्रिपेयर कर लोगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विल बी कवर ऑन द यूट्यूब,
ठीक। एंड ऑलरेडी मैंने पूछ लिया है क्लास में, काफ़ी बच्चे हैं जिनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करनी है, तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक, अब ध्यान से सुनो, नॉन टेक का लोचा ये है कि नॉन टेक में बहुत नहीं पढ़ना, सीजीएल के इतना नहीं पढ़ना है, आप लोग इंजीनियर आदमी हो। ठीक, आप एक काम करो, केवल ये देखो कि भैया हमें कौन कौन से टॉपिक नॉन टेक्निकल में याद हो जाएंगे और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो कोई ढंग का ज्योग्राफी का टीचर पकड़ लो, ठीक, कोई ढंग का पॉलिटी पकड़ लो, ठीक। हिस्ट्री के चक्कर में मत पढ़ना, हिस्ट्री बहुत बड़ी है तो हिस्ट्री को कर ही नहीं पाओगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, किसी ऐसे टीचर को देख लो जो ये सब बस वन लाइनर्स में पढ़ा दे, ठीक है, पूरा एकदम डीप में ना चला जाए। ऐसा ना हो कि आप आईएएस की प्रिपरेशन करने लगे। ऐसा टीचर जो ज्योग्राफी, पॉलिटी इतना समझा दे कि वन लाइनर्स का आपका काम हो जाए, ऐसा पकड़ लो। ठीक, हिस्ट्री का मैं कुछ नहीं जानता, हिस्ट्री तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आती कि कैसे कवर की जाए, कुछ भी पूछ लेता है, कोई इसका कोई सोर्स ही नहीं है। बट आप ये कर सकते हो, ये किसी भी एग्जामिनर, किसी भी अच्छे टीचर का अगर फॉलो कर लोगे ना, तो वो आपको जेई लेवल तक का या एसएससी लेवल का हर क्वेश्चन पढ़ा देगा, उसकी क्लास नोट से ही आएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि अगर आप नॉन टेक्निकल पे फोकस कर रहे हो तो सबसे ज्यादा फोकस करो साइंस वाले पोर्शन पे, ठीक है। साइंस अगर आपकी प्रिपेयर नहीं है तो आप ऑलरेडी बाहर हो जाओगे। और जो लोग साइंस प्रिपेयर करना चाहते हैं और उनको बहुत ज्यादा लगता है, तो साइंस के लिए लूसेंट फॉलो कर लो, ठीक। लूसेंट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक। अगर डेली डेली पढ़ोगे तो लूसेंट बहुत हैवी नहीं लगेगा, लूसेंट इज नॉट दैट मच। अगर आप डेली डेली पढ़ोगे तो लूसेंट बहुत कम है, पर डेली डेली पढ़ो, लूसेंट को फॉलो कर लो, साइंस मोर देन एनफ। क्लियर? क्लियर? तो कल थर्मोडायनेमिक्स की प्लस वाली क्लास में मिलेंगे। आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होगे थर्मो, जो लोग वहां पढ़ रहे हैं। एंड परसों से यहीं पे मैकेनिक्स वाले लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जिस मैकेनिक्स में जो अगला टॉपिक शुरू होगा, जो लोग पीछे नहीं पढ़े हैं मैकेनिक्स के 10 लेक्चर, कोई बात नहीं, नया टॉपिक शुरू होगा ट्रस। तो फॉलो द क्या नाम है, आप लिंक को फॉलो करिएगा, ग्रुप में मिलेगा, या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मिलेगा ट्रस्ट। संतोष उपाध्याय, अच्छा ठीक है, ये हैं शिवम उपाध्याय। करंट अफेयर के लिए एक ही तरीका है भैया, एक ही तरीका है, डेली 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 पढ़िए, ठीक। अब आपको ये नहीं कि पूरे एक साल की करंट अफेयर तैयार करिए, ध्यान से सुनिए। 4 महीना है ना एग्जाम, 4 महीना है, 4 महीना रह गया एग्जाम, नोटिफिकेशन आ गया, 4 महीना पहले से आप डेली न्यूज पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक। आप किसी भी एक साइट को फॉलो कर लीजिए जहां डेली करंट अफेयर आता है, ठीक है। कहीं भी ले लो, वाईफाई स्टडी में ले लो, कहीं भी ले लो, डेली करंट अफेयर पढ़ो। और उसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना शिवम, आप उस करंट अफेयर को पढ़ो और एक छोटी सी कॉपी बना लो और उस करंट अफेयर को लिखा करो डेली। अगर लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे, ये बात सुन लो, अगर आप लिख नहीं रहे हो तो भूल जाओगे। आपको लगेगा सर लिख के कौन सा याद हो जाएगा। एक बार करंट अफेयर सुनो और एक बार डेली करंट अफेयर लिख लो, लेकिन लास्ट के 3-4 मंथ की, ठीक। आप यकीन मानो, आपको लगेगा आप सब भूल गए हो, पर जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो करंट अफेयर का जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आपका दिमाग तुरंत बताएगा कि ये होगा आंसर। आपका दिमाग खुद ब खुद आपको गाइड कर देगा कि ये है आंसर, अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज जैसे गाना सुनते हैं वैसे सुन रहे टीचर की करंट अफेयर, तो फिर नहीं होगा। सुन लो, बेचारा करंट अफेयर पढ़ा रहा है, उसके नोट्स सारे सुन लो सारे, और उनके सारी क्लास को करने के बाद अपने हिसाब से सेल्फ नोट बनाओ, सेल्फ नोट्स, ठीक। और उस करंट अफेयर का एक छोटी सी कॉपी में सेल्फ नोट्स बना लो। इसीलिए तो कहा जाता है कंपटीशन इज वेरी वेरी टफ। इतना हलवा नहीं है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, आप कुछ छोड़ नहीं सकते। इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप ये भी नहीं सोच सकते कि कितनी मेहनत सफिशिएंट है, पर अपना बेस्ट तो दे सकते हो ना, अपना बेस्ट दो। क्या पता जो तुम्हारा बेस्ट है वो औरों के बेस्ट से बहुत ज्यादा हो, क्या पता तुम्हारा जो बेस्ट है वो तुमको कम लग रहा हो पर औरों के बेस्ट से बहुत ज्यादा हो। रिजल्ट आए तो तुमको लगे अरे इससे कम मेहनत की जरूरत थी, मैं तो इससे ज्यादा मेहनत कर गया, इतने में इससे कम भी करता तो सेलेक्ट हो जाता। ऐसी मेहनत करो, ठीक। बिकॉज एक बात जान लेना, जो फर्स्ट रैंक भी होता है ना किसी कंपटीशन का, उसको भी उतना ही डर लगता है जो बच्चा वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता है उसके बराबर। ये बात नोट कर लेना। अगर तुमसे कोई आके ये कह देगा ना कि मैं फर्स्ट रैंक हूं और मैं कॉन्फिडेंट में था कि मेरा पहला रैंक तो है ही, वो झूठ बोल रहा है।
नोटेड डाउन, वो झूठ बोल रहा है। द फर्स्ट रैंक होल्डर किसी भी कंपटीशन का उतना ही डरा होता है जितना कोई बच्चा जो नहीं निकाल पाया है वो जितना डरा होता है। हाँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ नहीं पढ़े हैं, जिनको खाली एग्जाम फॉर्म भर दिए हैं तो एग्जाम देने जाना, उनको डर नहीं होगा भाई, वो तो मौज में आएंगे। वो जो सीरियस प्रिपरेशन किया है, वो हर एक बच्चा सेम लेवल का उसको डर होता है, सेम लेवल का प्रेशर होता है, सेम लेवल की प्रॉब्लम होती है, पर जो उस प्रॉब्लम को बेटर टैकल करता है, जो उस डर को छोड़ के इस बारे में सोचता है कि ठीक है जो मेरा बेस्ट है मैं वो दूं, रिजल्ट जो भी होगा वही सेलेक्ट होता है। मुझे अभी कुछ नहीं लगता है शिवम जी, मुझे सिर्फ ये लगता है कट ऑफ वटाफ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कट ऑफ बता के किसी बच्चे को टेंशन नहीं देना चाहता हूं। मुझे ये मालूम है, आपको खुद पता होगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा किया है पेपर। ठीक, लोगों को लगता है, अच्छा एक बात सुनना, लोगों को लगता है कि एसएससी जेई का प्री निकल गया तो कहानी खत्म। अबे प्री तो केवल एक रास्ता है, असली रैंक असली सिलेक्शन तो यहां होता है एसएससी जेई मेंस में। मैं बता रहा हूं आपको, नोट कर लो, 70% बच्चा प्री के चक्कर में लगा होता है और जब वो मेंस का पेपर देता है तो उसका कुछ नहीं होता है, फिर से यहीं आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो तैयारी ही ऐसे नहीं किया है, उसने मेंस के एक क्वेश्चन नहीं लगाए, चीजों को डीप में नहीं पढ़ा, उसको यही नहीं पता कि हुक्स लॉ लिखना है तो हुक्स लॉ अगर लिखने को आ गया तो उसमें 8-7-8 लाइन लिखनी होती है। वो खाली एक के चीज पढ़ा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। इतना लिख दोगे तो हुक्स लॉ में नंबर मिल जाएगा क्या, जब यही क्वेश्चन मेंस में आएगा? तो आधा ये देखो, ये एक बैरियर है एसएससी जेई प्री। अगर इसको किसी तरीके से क्रॉस कर गए तो जो बच्चा कायदे से तैयारी किया है ना, वो यहां मजा लेके सेलेक्ट होगा। यहां कंपटीशन बहुत कम है, वो खिलखिलाते हंसते हुए जाएगा एग्जाम में और कहेगा भैया हम तो जितना आता था हमारे लिए मोर देन एनफ था। मैकेनिक्स की इस क्लास परसों से होगी, आशीष जी, परसों से, कल नहीं परसों। ट्रस्ट स्टार्ट करूंगा, ट्रस्ट। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों ने सारे पॉइंट सारे फैक्ट नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्लास में मिलेंगे। जो लोग मैकेनिकल के हैं वो प्लस में थर्मल में मिलेंगे, और जो लोग यूट्यूब पे ही केवल पढ़ते हैं उनसे हम मिलेंगे मैकेनिक्स की क्लास में। कब? सुबह 8 बजे परसों। ठीक है, कल नहीं परसों से। ठीक, जय हिंद, जय भारत। और सुनिए, आप लोगों से एक सिंपल रिक्वेस्ट है बच्चों, टाइमिंग 8 AM है, 8 बजे सुबह मैं क्लास लेता हूं। ठीक है, 8 बजे। आशीष अग्रवाल जी, एक सिंपल रिक्वेस्ट है, जो लोग भी लाइव क्लास में थे, अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो फ्रेंड हैं, जो भटक रहे हैं बेचारे, जिनको नहीं पता है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ठीक, मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि अगर ये वीडियो 2% बच्चों को भी 2% भी बच्चों को हेल्प कर गया ना तो ठीक है, ये वीडियो बनाना मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। एक्चुअली हिमांशु शर्मा, मैं इलेक्ट्रिकल का तो हूँ नहीं बच्चा, लेकिन आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कंपटीशन सबके लिए एक ही तरीके का माहौल यही है, जज्बा यही लगना है सबको। ठीक है, जज्बा यही लगना है, मेहनत इतनी ही करनी है, करना यही सब कुछ है। ठीक है, बस सब्जेक्ट अलग अलग होंगे पर कंपटीशन वही होगा, प्रेशर वही होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस वही चाहिए। तो सेम चीज है, आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड से मैं हूं नहीं इसलिए मैं नहीं बता सकता सब्जेक्ट वाइज, बट हाँ नॉन टेक्निकल सेम ही होता है, कंपटीशन सेम होता है, मेहनत उतनी ही करनी है, कंपटीशन का लेवल सेम है। तो उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से थोड़ा सा उस चीज को सब्जेक्ट वाइज देख लो। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और इतना उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चा सीरियस रहा होगा या जिनको मेरी बातें समझ में आई होगी, हाँ हेल्पफुल है राहुल, तो आई विल सजेस्ट कि आप मैक्सिमम लोगों को शेयर भी करोगे, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, या अपने साथ वालों को। कुछ लोग कोच, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं पता है, तो आप उन लोग को भी हेल्प करो यार। ठीक है, ऐसे ही कोविड टाइम में लोग प्रेशर में हैं, बहुत प्रेशर में। ठीक है, हर एक बंदा प्रेशर में, हर एक बंदा परेशान है, तो लोगों को हेल्प करो कि हो सकता है किसी प्रेशर में कोई बच्चा हो या कोई स्टूडेंट कोई एस्पिरेंट प्रेशर में बहुत हो सकता है उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए, हो सकता है उसके लिए ये वीडियो का वो मोटिवेशन का काम कर दे। तो एक सिंपल सा फैक्ट ये है कि लोगों की मदद करो तो ऊपर वाला तुम्हारी खुद मदद करेगा। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना कि लोगों की मदद करो, ऊपर वाला आपकी मदद खुद करेगा। ठीक, तो जय हिंद।